और गरिमा जी सच्चाई आपको भी पता है। देश के महाराष्ट्र के अंदर एक बात कही जा रही है, अब मैं जरा इस पर जवाब दूंगा, तो सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए ना। 71 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी इस बार। मैं तो आप ही को सुनने आया हूं जी। आप भाई हिंदू की बात करेंगे तो वो संविधान के खिलाफ जाता है, वो नैरेटिव सीधे सीधे जाता है। रिवोट जिहाद वाला बयान में पढ़ दूं देवेंद्र फडणवीस का एक बार और आपके लिए। दोस्तों, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, भाजपा के प्रवक्ता अपने नफरती एजेंडे को लेकर हर न्यूज डिबेट में आ जाते हैं और अपनी नफरत की बाजार लगाते हैं। और उनके लिए यह एजेंडा काम भी करता है, क्योंकि इनके पास सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इनसे जैसे ही बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है, यह तुरंत हिंदू मुसलमान पर उतर आते हैं और लोगों में एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उनकी डिबेट देखकर तो यही लगता है। दोस्तों, आज की डिबेट में भी भाजपा का प्रवक्ता खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहा था, जिस पर न्यूज 24 की शेरनी गरिमा सिंह ने भाजपा के इस नफरती प्रवक्ता की जमकर कुटाई की है। पिक्चर चालू करो बे। सिद्धार्थ, ये हिंदुत्व की लड़ाई अब यहाँ तक आ गई कि अगर अलग लाइन पर एनसीपी चलती हुई दिखेगी तो एकनाथ शिंदे भी हेलीकॉप्टर से एबी फॉर्म भिजवा देंगे उन सीटों पर जहां एनसीपी अपने कैंडिडेट उतार चुकी। मैडम, आप सिद्धार्थ से सवाल है, प्रोफेसर नवीन, अब अलग आइडिया, आप ये स्वीकार कर रहे हैं प्रोफेसर नवीन की अलग आइडियोलॉजी है। सिद्धार्थ, ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है क्या गठबंधन के लिए? गरिमा जी, मैं पहले एक चीज समझ नहीं पाया, मैं चाहूंगा कि आप मुझे समझा दें। आपके शो पर ऊपर एक लाइन चल रही है कि चुनाव में एजेंडा क्या राहुल का संविधान या हिंदुत्व पर घमासान। इस लाइन का क्या मतलब है? रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। संविधान का आर्टिकल कौन सा एजेंडा है? एक सेकंड, हाँ सिद्धार्थ सुनिए। संविधान का आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, भाषा, धर्म, राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भाई हिंदू की बात करेंगे तो वो संविधान के खिलाफ जाता है, वो नैरेटिव सीधे सीधे जाता है। रिवोट जिहाद वाला बयान में पढ़ दूं देवेंद्र फडणवीस का एक बार और आपके लिए। आप बोल। मैं यही सुनना चाहता था। नहीं, आप मत पढ़िए, अब मेरा जवाब देने का अवसर है तो मुझे देने दीजिए प्लीज। इस देश के अंदर हिंदुत्व का एजेंडा है, इसीलिए इस देश के अंदर संविधान भी है, नहीं तो शरिया लॉ लागू हो चुका होता। दुनिया भर में उदाहरण है, मैं उदाहरण आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप ये वाला एजेंडा मत चलाइए जो शायद राहुल जी को ज्यादा खुश करता हो। कौन राहुल जी संविधान की बात करेंगे? क्या संविधान की बात करेंगे? जिस परिवार ने सबसे ज्यादा संविधान को तार-तार किया हो, बदला हो, जिन्होंने आर्टिकल 215, 124 को जिनका उल्लंघन कर करके, जिन्होंने इमरजेंसी लगा के संविधान की हत्या करने तक का काम कर दिया हो, उनके लिए आज एक टीवी चैनल दिख रहा है कि राहुल का संविधान, ये राहुल का संविधान एजेंडा है। ये तो गजब की बात हो गई। अब मैं महाराष्ट्र पे जवाब दे देता हूं, मैं बस इतना ही समझना चाहता था। गरिमा जी, सच्चाई ये है, हालांकि हम महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन सुनिए ना, सुनिए, 75 में इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, जनवरी 77 में हटी। इमरजेंसी काला धब्बा है, मैं यहां आज ऑन रिकॉर्ड कह रही, किसी भी देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा काला धब्बा है, लेकिन इतिहास और वर्तमान कभी इक्वेट नहीं किए जा सकते। सिद्धार्थ, अब आप अपनी बात रख लीजिए। अब थोड़ा सा तो विषय अंतर आपने कर ही दिया है गरिमा जी, तो एक शोर राहुल जी का संविधान पर आप करिएगा और राहुल जी से पूछिएगा कि जो पहला अमेंडमेंट नेहरू जी लेकर आए थे उस पर राहुल जी का क्या ओपिनियन था। जो इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था उस पर राहुल जी का क्या ओपिनियन था। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना करके संविधान को तार-तार किया गया, एक नई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बना दी गई, उस पर राहुल जी का क्या ओपिनियन था। एनसीबीसी, अच्छा इस पर बताइए, चलिए सिद्धार्थ, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सुनिए ना, फेरिस थी ना, पर ये एजेंडा किसका है, मैं बस ये समझ नहीं पाता। मेरे को आपका क्या ओपिनियन है? देवेंद्र फडणवीस का ये बयान है, दूसरे समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, वो ये मानने लगे हैं कि कम संख्या में भी हिंदुत्ववादियों को हरा सकते हैं, खुद को संगठित करके हिंदुत्व को नीचे गिरा सकते हैं। बदले की भावना से वोटिंग हुई है और वोट जिहाद हुआ है। ये दूसरा समुदाय कौन है, ये जो ताकतवर हो गए, देश का हिस्सा है कि नहीं है? गरिमा जी, हमने देश के लोकतांत्रिक चुनाव के चलते में हमने एक पार्टी के नेताओं द्वारा ये रैलियों में कहते हुए सुना कि आप वोट जिहाद करिए, यही एक अधिकार अब हमारे हाथ में बचा है, यही एक हथियार हमारे हाथ में बचा है, वोट जिहाद करिए। देश
देश संकट में है। वोट जिहाद कहीं हुआ होगा तो परिणाम कुछ आए होंगे। परिणाम तो देखते हैं, देश भर में जहां सबसे बड़ी एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। राहुल गांधी की भी उतनी जीत नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, नूह से मामन खान जीत गए, सबसे बड़ी जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जीत पाए। वो तो लंबी बात हो जाएगी। और गरिमा जी, सच्चाई आपको भी पता है देश के कहां तक जाएगी, कौन कंसोलिडेट करना चाहता है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बात कही जा रही है। अब मैं जरा इस पर जवाब दे दूं आपको। सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए ना। 71 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी इस बार। मैं तो आप ही को सुनने आया हूं जी। आप 71 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी इस बार, और सबने शपथ ये ली थी कि बगैर भय के, बगैर अनुराग के, बगैर द्वेष के, बगैर भेदभाव के, संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए सबके साथ न्याय करेंगे। संविधान के प्रति आप सरकार है भाई। अगर कांग्रेस वोट जिहाद का नारा लगाएगी, आप भी वोट जिहाद का नारा लगाएंगे। आप भी सेग्रीगेट करेंगे कि हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, तो और ये चुनाव जिताऊ फॉर्मूला बनेगा। हमने तो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया। खाओ माँ कसम। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर आपकी एक भी डिबेट उस पे नहीं हो पाई। आज आयुष्मान भारत को लेकर के इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। 2 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं, दिल्ली और बंगाल, जो अपने राज्य के 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं लेने देना चाह रहे राजनीतिक कारणों से। उस पर आपकी डिबेट नहीं हुई। हमने तो सबको घर दिए, सबको शौचालय दिए, सबको बिजली दी, सबको पानी दिया, नल से जल दिया। हमने तो वो किया, वो कहां दिखा आपको। पर वोट जिहाद किसी ने कहा तो आपको हमारी शपथ याद आ गई। हमारी शपथ तो है, वोट जिहाद को जो भी कहेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देना, ये हमारा काम है। क्योंकि देश में नहीं चल सकता ये देश संविधान से चलेगा। और माफ कीजिएगा, राहुल जी के संविधान से नहीं चलेगा, इस देश के संविधान से चलेगा। क्योंकि राहुल जी का संविधान इस देश के साथ क्या करेगा ये भगवान ही जाने। इसलिए अब मेरे को महाराष्ट्र पे बोलने का 10 सेकंड का अवसर दीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा मैं आप ही को सुनने आया था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अभी आपने बड़ी एक बात करी और महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति है आपने उसको कहा। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति का हमारा जो अलायंस है, उस अलायंस के अंदर सामंजस्य की पराकाष्ठा है। और सभी घटक दल वो सामंजस्य के साथ एकजुट होकर के वो अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के मत को साथ ले रहे हैं। तभी आज दूसरा जो पक्ष है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो गया, 20-20 सीटें डिक्लेयर नहीं हो पाई। कितनी लंबी फहरिस्त चली। वो आपस में पहले कह रहे थे 85 का मॉडल रखेंगे, फिर कहा नहीं होगा। उद्धव जी को सीएम बनाना चाहिए, इस बात को लेकर के कितना लंबा समय झगड़ा चला। हमारे अलायंस में महायुति के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। महाराष्ट्र को अगर 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का स्वप्न किसी ने दिखाया है तो महायुति ने दिखाया है। 2.5 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रगति की राह महाराष्ट्र के राज्य को कोई लेकर के आया तो भारतीय जनता पार्टी, महायुति, हमारा गठबंधन लेकर आया है। ये जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास पे वहां के लोग वोट करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी और प्रकार का एजेंडा वहां पे भ्रमित नहीं कर पाएंगे। पर ये लोग, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं बस, पर महाराष्ट्र जैसी जगह में जहां छत्रपति शिवाजी सब मराठियों के, सब महाराष्ट्र वालों के, सब देश वाले के आराध्य हों, वहां पर औरंगजेब की मजार पर जाकर के फतिया पढ़ने वाली पार्टियां वो क्या जवाब दे पाएंगी। महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब चलेगा या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज चलेंगे, यह प्रश्न आप इनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, सिद्धार्थ ये बताइए, महागठबंधन में, आपके गठबंधन में, महायुति में, सिद्धार्थ अब ये भी प्रश्न पूछना चाहिए और कोई शपथ इनको भी याद दिलानी चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बहुत हम रोम अराउंड हो गया। अब सिद्धार्थ, बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। नवाब मलिक को खड़ा कर दिया अजीत पवार ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था व्यवसायिक संबंध है दाऊद इब्राहिम से, और ईडी को पुख्ता सबूत भी मुहैया कराए थे। यह भी कहा था कि नवाब मलिक को पार्टी में शामिल मत कीजिए। आशीष शेलार ने कहा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे नवाब मलिक को टिकट दिया जाना। अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया। आपकी बीजेपी और शिवसेना ने सुरेश पाटिल को पहले से उम्मीदवार बना रखा है। क्या है ये बाइफर्केशन है, ये फूट है या नहीं है? अगर गरिमा जी, आपने खुद ही जानकारी दी है कि हमने तो पहले से एक उम्मीदवार वहां पर उतारा हुआ है। अगर हमारे सहयोगी दल ने वहां पर उम्मीदवार को उतारा है तो मैं मानता हूं कि जब तक विड्रॉल की तिथि है तब तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और वहां पर हमारे गठबंधन का एक ही उम्मीदवार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।